लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का 53वां भाग अंतःपुर में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अंतःपुर में रक्ष महिषी मंदोदरी ने रावण का भव्य स्वागत किया। सब मंगलोपचार किए। प्यार विरह उपालंभ और मान मनव्वल हुआ। रति विलास हुआ। मिलन यामिनी मधु यामिनी की भांति व्यतीत हुई। सुप्रभात हुआ। नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त हो रावण ने अब अपने रक्ष महासाम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया। इसी महत् कार्य के लिए उसने सारी पृथ्वी की यात्रा की थी। वो धर्म और राजनीति दोनों में सार्वभौमता की स्थापना करने का स्वप्न देख रहा था। जिस महद उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने प्राणाधिक पुत्र मेघनाद को मृत्युंजय रुद्र के सानिध्य में भेज दिया था, उसकी पूर्ति के लिए उसे अब अपने महावीर भाई कुंभकर्ण, महाकूटनीतिज्ञ सुमाली तथा अपने मंत्रियों से सत्परामर्श लेने थे। उसे पृथ्वी के सब दिक्पालों और लोकपालों को जय करना था। सर्वत्र अपनी रक्ष संस्कृति का डंका पीटना था। वो अभी तक ऋषि कुमार और सप्तद्वीपाधिपति ही था, किंतु अब वो पृथ्वी भर के निर्वंश का महिदेव बनना चाह रहा था। रात्रि ही में उसने अपने सब प्रमुख राजपुरुषों और राक्षस महज्जनों को भोर में सभा करने की आज्ञा दे दी। अब वो प्रातः कृत्यों से निवृत्त हो ज्यों ही सभा भवन की ओर जाने को प्रस्तुत हुआ, तभी मंदोदरी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे रक्षेंद्र से कुछ निवेदन करना है, किंतु मैं तो अभी बहुत व्यस्त हूं। क्या अगत्य की बात है? है तो। किसके संबंध में? रक्ष राजकुमारी शूर्पणखा के संबंध में। हमारी प्रिय बहन के संबंध में तुम्हें क्या कहना है? क्या कुछ चिंतनीय बात है? चिंतनीय नहीं, परंतु विचारणीय तो है। मैं उसके भावी जीवन, उसके विवाह के संबंध में कहना चाह रही थी। अभी तक हमने इस संबंध में विचार ही नहीं किया है, परंतु अब वो वयस्क भी तो हो गई है। निस्संदेह वो हम तीन भाइयों की बहन है। उसकी कल्याण कामना से मैं कैसे विमुख हो सकता हूं? यही तो मैं भी चाहती हूं। अब हम इस प्रश्न को टाल भी तो नहीं सकते। क्या कहीं हम लोगों से असावधानी हुई है? नहीं, परंतु अब हमें असावधान रहना उचित नहीं है। परंतु रक्षेंद्र क्या आज बहुत व्यस्त हैं? ऐसा ही है, परंतु बात बहुत आगे बढ़ने से पूर्व हमें कुछ करना होगा। अच्छा, विद्युत जीव की ओर तो तुम्हारा संकेत नहीं है प्रिय? निस्संदेह शूर्पणखा उससे प्रेम करती है। बुरा क्या है? विद्युज्जेह एक उच्चवंशीय तरुण दानव कुमार है, सुंदर और सभ्य है। यदि वो उससे प्रेम करती है तो मैं उसे अनुमति दूंगा। पर मैं समझती हूं कि वो लड़की अभी प्रेम के तत्व से नितांत अनभिज्ञ है। वो तो उससे विवाह करने को आतुर हो रही है। तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। क्यों न वे परस्पर दंपति बन जाए। आह, पर मुझे आपत्ति है स्वामिन। क्यों प्रिय? यदि हमारी बहन शूर्पणखा विद्युज्जेह को प्यार करती है तो हमें क्यों इस संबंध में आपत्ति होनी चाहिए? क्या रक्षेंद्र ने उसे देखा है? नहीं। तुमने? मैंने भी नहीं। वो सदैव छिपकर गुप्त रूप से मिलता है। तो ना सही हम उससे परिचित? शूर्पणखा तो उससे भली भांति परिचित है, और ये उसी का विषय भी है। यही तो बात है। क्या शूर्पणखा से तुम्हारी इस संबंध में कुछ बात हुई है? बस इतनी ही कि वो उसे प्यार करती है। बस तो ठीक है। परंतु हमें अपना दायित्व देखना है राक्षसेंद्र। हमारे रक्षकुल की एक मर्यादा है। निस्संदेह। पर तुम्हारा अभिप्राय क्या है? वो अभी निपट बच्ची है, नहीं जानती प्रेम का जीवन पर कितना भार पड़ता है। ये बात तो हमारी ही सोचने की है। परंतु उसका ठौर ठिकाना कहाँ है? वो चोर की भांति आता है तथा दस्यु की भांति जंगलों में भटकता रहता है। उसे आखेट में अभिरुचि है, साहसिक भी है वो। ऐसे तो दस्यु होते ही है। इसमें कदाचित राजपरिवार की ओर से अभिनय हुआ है। कैसे? मातामह सुमाली ने मुझे बताया था कि हमने उसका महालय में स्वागत नहीं किया। तो प्रिय, तुम भी मातामह से सहमत रहीं? क्यों नहीं? मधु का अभिनय क्या हमारी शिक्षा के लिए यथेष्ट नहीं? हम कैसे किसी अपरिचित अज्ञात कुल का अभिनंदन कर सकते थे, जबकि हमने देखा कि वो राजकुमारी पर दृष्टि रखता है। परंतु वो वीर सुरुचि संपन्न है। शूर्पणखा उसे चाहती है। वो अभिजात दानव कुल का है।
फिर उसकी आयु भी तो ऐसी ही है। हाँ, यौवन का प्रारंभ प्रेम ही से होता है। प्रेमी समझते हैं प्रेम ही जीवन का सार है। परंतु रक्ष महिदेव भी क्या यही समझते हैं? कदापि नहीं। मैं भी इसी से इस प्रेम भावना को प्राथमिकता नहीं दे सकती। तो प्रिय, तुम क्या चाहती हो? केवल यही कि राक्षेंद्र इस विषय पर ध्यान दें। इस विषय को अल्पवयस्क तरुणों के ऊपर छोड़ देना खेदजनक हो सकता है। मेरा मन कहता है हमें ये संबंध रोकना चाहिए। ये मुझे श्रेयस्कर नहीं दिख रहा है। असंभव नहीं, एक दिन योग्य पात्र हम उसके लिए पा जाएं। परंतु उसका प्रेम बचपन का अज्ञान है। प्रेम और जीवन के तथ्य का उसे अनुभव होना चाहिए। इसके लिए एक युक्ति ये हो सकती है कि एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हमें ढूंढना चाहिए जिसके साथ बिना ही विवाह किए वो भाग जाए। प्रेम और जीवन का जब उसे अनुभव हो जाएगा, वो स्वयं अपना पति चुन सकने में समर्थ होगी। ऐसे किसी एक पुरुष पर दृष्टि करो प्रिय, मैं भी देखूंगा। इससे क्या लाभ होगा? जब तक उसका मनोनीत पुरुष न होगा, वो उसके साथ भागेगी ही क्यों? फिर मैं तो किसी ऐसे पुरुष को जानती नहीं। विद्युत जीव ही क्या बुरा है? विवाह की बात छोड़ दी जाए, प्रेम ही को आगे चलने दो। तुम उसे ढील दे दो, वो तो आज ही विद्युत जीव के साथ भाग जाएगी। ये रक्षेंद्र अपनी ही बहन का परिहास कर रहे हैं। नहीं प्रिय, तुम्हें इसी बात का तो भय है। तुम्हारी बात से तो मैंने यही समझा। देखो, शूर्पणखा मूर्ख नहीं है, सच्ची भावुक और स्थिरमती लड़की है। मैं उसकी ओर से निश्चिंत हूं। उसे तुम उसी के पसंद के जीवन को चुनने दो। हम राक्षस स्त्रियों पर अपना अंकुश रखना नहीं चाहते। मैं भी चाहती हूं कि वो अपने जीवन को स्वयं चुने, पर वो भूल नहीं कर सकती, ये तुम नहीं कह सकती। वो दुनिया के संबंध में कितना जानती है। अपने ही संबंध में उसका ज्ञान सीमित है। उसके सारे ही आदर्श भावुकता पर आधारित हैं। वो समझती है कि वो सब कुछ जानती है, परंतु उसका हृदय सो रहा है। वो जब जागेगा तब तक तो संभवतः सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो बड़ी तुनक मिजाज लड़की है। ऐसी लड़कियां प्रेम के मामले में सदा धोखा खाती हैं। प्रिय, प्रेम के तत्व को मैं संभवतः तुमसे अधिक नहीं समझता। रावण ने हंसते हुए मंदोदरी का आलिंगन किया और कहा, तुम जैसा ठीक समझो करो, पर यह न भूलो कि मैं अपनी शूर्पणखा को बहुत प्यार करता हूं और उसे सुखी देखना चाहता हूं। और वो एक बार फिर मंदोदरी का आलिंगन कर तेजी से चला गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 53वां भाग अंतःपुर में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।